नमस्कार, आप सभी दर्शकों का समाचार प्लस के खास कार्यक्रम फ्रंट सीट में स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा जोशी। फ्रंट सीट में आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जो कि वो राजस्थानी नहीं बल्कि देश विदेश में अपनी ताकत रखते हैं, अपनी आवाज़ की पहचान रखते हैं। एंकरिंग की दुनिया में बहुत ज़्यादा उन्हें पसंद करते हैं लोग, दिलों की धड़कन मानते हैं, जो कि उनकी आवाज़ कानों से होते हुए सीधे दिल पर वार करती है। हमारे साथ मौजूद है फेमस एंकर अंकित खंडेलवाल। स्वागत है अंकित जी आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। थैंक यू वेरी मच पूजा जी फॉर योर काइंड इंट्रोडक्शन फॉर मी। सबसे पहले अंकित जी, जिस तरीके से मैंने बताया कि आप दिलों की धड़कन है यहाँ के युवाओं की, लोगों की, और बहुत अच्छे एंकरिंग आप करते हैं, आपकी आवाज़ में एक दम है। ऐसे में एंकरिंग का सफ़र आपका कब शुरू हुआ और ये जो सफ़र रहा उसका मोड़ जो है आपके दिमाग में कैसे आया? एंकरिंग का सफ़र मेरा बचपन से शुरू हुआ। जब मैं स्कूल में था तो स्कूल टाइम में ही मैं बाल सभा और बहुत सारे इवेंट्स को होस्ट करने का मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिली। उसके बाद मैंने फर्स्ट प्रोफेशनल इवेंट 1 दिसंबर 2002 को होस्ट किया। जयपुर की एक होटल थी, एक वेडिंग थी, उसमें मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। मेरे दोस्त ने कहा कि यार एक इवेंट है, तू कर लेगा। मैंने कहा मैं कर लूँगा, तू झेल लेगा। और वहीं से शुरुआत हुई और उसके बाद कहीं पीछे मुड़ के देखने का मौका नहीं मिला। आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से शुरू हुई और फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी मुझे लगता है दर्शक जानना पसंद करेंगे। मेरा जो जन्म है वो जयपुर में हुआ और उसके बाद मैंने जो स्टडी है वो यहीं पर की। उसके बाद मैंने बी फार्मेसी प्लस एमबीए किया सिम्बायोसिस पुणे से एंड उसी के बाद ज़िंदगी यूँ ही आगे बढ़ती गई। बी फार्मेसी करने के बाद में एंकरिंग में जाना, और बेसिकली फैमिली भी तो होती है ना, उन्हें लगता है कि इतनी अच्छी पढ़ाई की है, इतना पैसा लगाया पढ़ाई लिखाई में, तो बेटा या तो सरकारी नौकरी करो या कुछ प्राइवेट और कुछ अच्छा बिजनेस करो, एंकरिंग ही क्यों चुना? बिल्कुल सही, यही सारी बातें मेरे पेरेंट्स और आस पड़ोस वाले और सोसाइटी वाले भी कहते थे, बेटा कुछ अच्छा करो और कुछ कमाया भी करो। सो मुझे लगा कि जो मन करता है वो ज़रूर करना चाहिए और मेरा मन करता था कि मैं एंकरिंग करूं। एंकरिंग ही मेरी हॉबी थी, वही मेरा पैशन था और मैंने उसी पैशन को प्रोफेशन बना लिया। बिल्कुल सही कहा आपने, आपकी हॉबी, आपके पैशन को आपने प्रोफेशन बना लिया है। इसी के साथ में आप यहाँ के राजस्थानी नहीं बल्कि पूरे भारत के पसंदीदा एंकर कहलाते हैं। लोग आपकी एंकरिंग सुनने के लिए आते हैं और प्रोग्राम्स भी देते हैं। एक सफल एंकर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है? एक सफल एंकर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक अच्छा इंसान होना। अगर आप एक अच्छे इंसान बन गए तो आप एक सफल एंकर भी बन जाओगे। एक अच्छे किसी भी क्षेत्र में आप अच्छा कार्य कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनो, उसके बाद आप कुछ भी बन जाओगे। एंकरिंग केवल एक कला है या इसमें भी एक सोच समझ के साथ में इसे प्रस्तुत किया जाता है? एंकरिंग एक बहुत बड़ा वाइड सब्जेक्ट है। एंकरिंग का मतलब केवल बोलना ही नहीं होता, लेकिन क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है और कितना बोलना है और कब बोलना है, ये सारी चीजें उसमें समाहित है। आप देश भर में डेस्टिनेशन वेडिंग्स करते हैं, कॉर्पोरेट इवेंट्स भी करते हैं, और मैंने देखा है आपको, स्पेशली ऐसा नहीं है कि आप किसी एक इवेंट पर ही फोकस रखते हैं, पॉलिटिकली भी लेते हैं, स्पोर्ट्स में भी चले जाते हैं, आर्ट एंड कल्चर भी आपका रहता है, बहुत सारे प्रोग्राम्स, बहुत सारे इवेंट्स आपने होस्ट किए हैं। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, एक अच्छा एंकर वो होता है जो हर तरह के इवेंट्स को होस्ट कर सके और कोई भी इवेंट को होस्ट करने के लिए आपको उसका सब्जेक्ट नॉलेज चाहिए होता है। आफ्टर कोविड अगर मैं बात करूं तो इंडिया में एक ट्रेंड आया डेस्टिनेशन वेडिंग्स का। पहले वेडिंग के अंदर सिर्फ एक इवेंट होता था और उस इवेंट के अंदर घर का ही कोई व्यक्ति होस्ट कर लिया करता था। बट आफ्टर कोविड अगर आप देखेंगे सो इंडिया जो है वो डेस्टिनेशन वेडिंग्स का एक हब बन चुका है और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने तो आह्वान भी किया है कि आप इंडिया में रह के ही वेडिंग्स कीजिए, आउट ऑफ इंडिया मत जाइए। और उसके बाद जयपुर जो है स्पेशली, पहले जो होता था कि राजस्थान में एंकर्स मुंबई से आते थे और अब एक अच्छी बात है कि जयपुर और राजस्थान के एंकर्स को मुंबई बुलाया जाता है। सो एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन वेडिंग्स का हब बन चुका है राजस्थान। उदयपुर मैं बात करूं, जयपुर की बात करूं, सो इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज फॉर ऑल ऑफ अस। एंड वेडिंग के अंदर अब केवल एक इवेंट नहीं होता, अब वेडिंग के अंदर आपको हल्दी कार्निवल, मेहंदी, संगीत, डेस्टिनेशन वेडिंग्स के अंदर आपको बारात ऑन व्हील्स, वरमाला, फेरे, म्यूजिकल फेरे जो एक लेटेस्ट ट्रेंड बन चुका है, मायरा, पूल पार्टी और भी बहुत सारे इवेंट्स आजकल क्यूरेट किए जाते हैं, बैचलर्स पार्टी, कैसीनो पार्टी। इसके अंदर हर इवेंट के अंदर एक एंकर की रिक्वायरमेंट होती है। एंकरिंग का मतलब केवल ये नहीं होता कि बोलना है। एंकरिंग का मतलब होता है, हम लोग अगर बात करें तो हम लोग 3 E's पे फोकस करते हैं। फर्स्ट ई एंटरटेनमेंट, सेकंड ई एंगेजमेंट एंड थर्ड ई एनर्जेटिक परफॉर्मेंस के साथ जितने भी लोग वहां पर हैं गेस्ट, उन सभी को इन्वॉल्व करते हुए
उस इवेंट को लाइफ टाइम मेमोरेबल बनाना। सो बेसिकली मुझे लगता है इन 3 इस पे अगर हम कोई भी एंकर फोकस करेगा तो डेफिनेटली वो इवेंट जो है वो ग्रैंड सक्सेसफुल होगा। बिल्कुल सही कहा आपने कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। इसी के साथ में कई इवेंट्स आप होस्ट करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब इवेंट आप होस्ट कर रहे हैं तो माहौल ठंडा हो जाता है, कुछ लोग थोड़े बोरिंग होते हैं, उस वक्त आप कैसे उनके अंदर एक एनर्जी भरते हैं और फिर से उन्हें चिल कर देते हैं? देखिए, जितने भी लोग इवेंट्स में होते हैं वो गेस्ट बाद में होते हैं, इंसान पहले होते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हर इंसान के पास में दिल जरूर होता है, और अगर आप दिल से बोलते हैं और उनके काम की बात बोलते हैं और जो अगर जेन्युइन बात होती है तो वो आपको रिस्पेक्ट और रिस्पॉन्स दोनों देते हैं। अगर आप कभी भी फेक या आडंबर वाली या स्टाइल में बात करते हैं तो जेन्युइन ऑडियंस कभी भी आपको सपोर्ट नहीं करते। तो मैं हमेशा ये करता हूँ कि जितने भी कई बार बड़े इवेंट्स हुए, लाइक एक बार कंपनी है सैमसंग, उनके सीईओज का इवेंट था। सो मुझे कहा गया, यार अंकित भाई आप कैसे होस्ट करेंगे, सीईओज तो हमारी बात ही नहीं सुनते। एचआर हेड ने मुझे कहा तो आपकी बात क्या सुनेंगे। शाम को 7 बजे इवेंट शुरू हुआ और 7:11 पे उस बैंक्वेट से ठहाकों की आवाज आ रही थी। तो उन्होंने पूछा कि अंकित भाई आपने कैसे किया। मैंने कहा हर इंसान के पास दिल होता है, सीईओ हुआ तो क्या हुआ, उनके पास भी दिल है। सो अगर आप जेन्युइन बात, सही बात करते हैं और सही तरीके से और सही समय पे करते हैं, सो जितने भी गेस्ट हैं वो आपको दिल से सलाम करते हैं। ऐसा कभी हुआ है आपके करियर में एंकरिंग के दरमियान कि ऐसा कोई पल आया हो जब आप बहुत ज़्यादा भावुक हो गए हो? चूँकि ठीक है, वेडिंग्स में विदाई होती है, उस वक्त भले ही भावुक हो जाता है, लेकिन एंकर भी उस स्टेज पर आकर भावुक हो जाता है हंसाते हंसाते। देखिए क्या होता है ना कि स्पेशली मेरे साथ, तो मैं जो भी इवेंट होस्ट करता हूँ उसे अपना मान के करता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे परिवार का इवेंट है। उसी तरह से मैं हर इवेंट को होस्ट करता हूँ। सो अभी रिसेंटली माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी की जो बेटी है अंजलि बिरला जी, उनकी वेडिंग को होस्ट करने का मुझे सौभाग्य मिला। तो जो मिसेस ओम बिरला जी हैं, डॉक्टर अमिता बिरला जी, उनके साथ कुछ दिन रहने का और बहुत कुछ सीखने का मुझे उस दौरान अवसर मिला। और जिस तरह से उन्होंने मुझे प्यार दिया, सम्मान दिया बेटे की तरह, तो वो मेरे लिए एक लाइफ टाइम मेमोरेबल मोमेंट था। कभी ऐसा हुआ है आप किसी भी इवेंट में जा रहे हो और आपको लगता है कि यार ये शो बिगड़ने वाला है, तो उस दरमियान आप अपने आप को कैसे संभालते हैं या उस इवेंट को कैसे संभालते हैं? देखिए, कोई भी जो एंकर होता है, मैं उसको हमेशा यही कहता हूं कि आपको एक इवेंट मैनेजर बनने की सारी क्वालिटीज आनी चाहिए, तब जाके आप एक एंकर बन सकते हो। क्योंकि इवेंट मैनेजर जो होते हैं वो बेस ऑफ द इवेंट होते हैं, और जो एक एंकर होता है वो फेस ऑफ द इवेंट होता है, वही इवेंट को रिप्रेजेंट करता है ड्यूरिंग द इवेंट। सो कुछ भी अगर हो जाए, सो एंकर ही वहां पर उस चीज को हैंडल करता है। ऐसे ही एक बात थी, एक डेस्टिनेशन वेडिंग थी, उसमें सब कुछ अच्छा चल रहा था। वहां से ग्रूम आ रहे थे और ब्राइड भी आ रही थी, दोनों की एंट्री हो रही थी। मैं स्टेज पर जा चुका था और जैसे ही ग्रूम आगे बढ़ने लगे तो स्टेज पर चढ़ने के लिए स्टेयर्स नहीं थी, किसी भी रीजन से वो मिस हो गई थी, या फिर जो वेंडर साहब थे वो भूल गए थे। अब उस सिचुएशन में ना तो मैं किसी को बोल सकता कि वो लेकर आओ, क्योंकि जस्ट उसके बाद 10 to 15 सेकंड्स मेरे हाथ में थे। लेकिन उस सिचुएशन को आप कैसे उस इवेंट की सक्सेस में बदल सकते हो, मैंने वहां पे कहा हमारे प्यारे से दूल्हे राजा आ चुके हैं और उनकी एक ख्वाहिश थी, दिली ख्वाहिश थी कि वो अपनी प्यारी सी ब्राइड को गोद में उठा के ऊपर लेकर जाएंगे और वो आज इस ख्वाहिश को पूरा करना चाहेंगे। तो सब लोगों के चेहरे पे खुशी आ गई, ठीक है, लेकिन किसी को ये नहीं पता चला कि वहां पर क्या प्रॉब्लम हुई है प्रॉब्लम थी या फिर प्रॉब्लम हो सकती थी। तो प्रॉब्लम्स को आपको अपॉर्चुनिटी में और खुशी में बदलना, यही सही मायने पे एक सफल एंकर का काम है। एंकरिंग में आपकी सिग्नेचर स्टाइल कैसी है जो आपको डिफरेंट बनाती है, जो सबसे अलग है? मुझे लगता है आपको सबसे पहले अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वर्क करना आना चाहिए। आप कितनी भी स्क्रिप्टिंग कर दीजिए, बट क्या वहां पर रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, आप उसको कीजिए। सो मेरा सिग्नेचर स्टाइल वही है, मुस्कुराते रहो और खुशियां लुटाते रहो, और जो रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग वर्क करो। क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है किसी वेडिंग के अंदर अनवांटेड तूफान आ गया, बारिश हो गई, लेकिन वो इवेंट उस फैमिली के लिए लाइफ टाइम इंपॉर्टेंट है। सो हमने बारिश के अंदर भी वहां पर माहौल बना दिया। मैंने जैसे अभी एक रिसेंटली एक इवेंट हुआ था पुष्कर में, अब एकदम से मौसम बिगड़ा, बारिश आ गई, तूफान आ गया। अब
कर तो कुछ भी नहीं सकते, बट मैंने वहां पर कहा कि देखिए आज कितनी खुशी की बात है कि आज स्वयं इंद्रदेव भी प्रसन्न हुए और स्वयं प्रकट होकर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो आइए इस मजे को और डबल करते हैं, प्रभु का आशीर्वाद स्वीकार करते हैं और जश्न मनाते हैं। तो क्या होता है ना कि कैसी भी सिचुएशन हो, उस सिचुएशन को आपको खुशियों में कन्वर्ट करना आना चाहिए। और अगर आपने उसको सिचुएशन को खुशियों में कन्वर्ट कर दिया, दैट मीन्स यू आर द परफेक्ट होस्ट। इसीलिए आप लोगों को पसंद आते हैं, राइट। अच्छा, मैं देखती हूँ आजकल युवा पीढ़ी ना बहुत ज़्यादा एंकरिंग की शौकीन हो गई है। एंकरिंग करना उन्हें पसंद है और एंकरिंग में आ भी रही हैं। फीमेल्स तो चलिए बहुत टाइम से है, लेकिन अब मेल भी इसमें कहीं ना कहीं अपनी रुचि दिखा रहे हैं। ऐसे में आप एक फेमस एंकर है, तो ऐसे कौन से मंत्र हैं सक्सेस के जो आप उन्हें देना चाहेंगे? सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सक्सेस के 3 मंत्र मैं आपको देना चाहूंगा। पहला मंत्र मेहनत, दूसरा मेहनत और तीसरा जब तक आपको आपका अचीवमेंट टारगेट अचीव नहीं हो जाता तब तक मेहनत करते रहो, सक्सेस आपके कदम जरूर चूमेगी। अंकित जी, आपने कई सेलिब्रिटीज़, कई नेताओं के और कई इन्वेस्टर्स के साथ में मंच साझा किया है। ऐसे कोई यादगार पल किसी मंत्री के साथ या किसी सेलिब्रिटी के साथ या किसी के भी साथ ऐसा कोई यादगार पल हो जो आपको, मतलब आप अकेले भी रहते हो तो हंसी दिला देता हो? देखिए, जब भी किसी भी इवेंट की याद आती है तो हंसी तो चेहरे पे ज़रूर आ जाती है। ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स मेरी लाइफ में आए हैं। डॉक्टर प्रणव मुखर्जी जी के साथ मुझे मंच साझा करने का अवसर मिला। हेमा मालिनी जी, अन्ना हजारे जी, चेतन भगत जी। मुझे जयपुर में बॉलीवुड सेलिब्रिटी गोविंदा जी के साथ इंटरव्यू लेने का अवसर मिला। बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ के साथ काम करने का अवसर मिला। और जैसा कि रिसेंटली मैंने आपको शेयर किया, लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी के बेटी की शादी को होस्ट करने का अवसर मिला। जयपुर के जो मेयर है कुसुम यादव जी, उनके बेटे की शादी को होस्ट करने का मुझे अवसर मिला। तो ज़िंदगी में ऐसे बहुत बार कई सारे ऐसे मौके आए। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा जी के साथ मंच साझा करने का अवसर मिला। सांसद महोदया, मंत्रीगण, सबके साथ काम करने का मौका मिला। माननीय राज्यपाल जी के साथ काम करने का मौका मिला। सो हर इवेंट मेरे लिए एक नया अपॉर्चुनिटी होती है जिसके माध्यम से मैं बहुत कुछ सीखता हूँ और खुशियाँ लोगों तक पहुँचाता हूँ। अच्छा, इसी के साथ खुशियों के साथ में आपके चेहरे पर हमेशा चमक रहती है। मैं नहीं जानती कैसे, लेकिन बॉडी लैंग्वेज आपका फेस एक्सप्रेशंस, आपकी आवाज़, ये ऑल टाइम परफेक्ट रहती है। इसका कोई फॉर्मूला है, कुछ टिप्स है? आप घर पर कुछ करते हैं या फिर ठीक है कुछ और इसका रीज़न है, किसी का प्यार व्यार है? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि किसका प्यार है। जब भी मैं इवेंट होस्ट करता हूं तो जो लोगों का प्यार मुझे मिलता है, अपनापन मिलता है, सम्मान मिलता है, वही मेरे जीवन की सबसे बड़ी ताकत है और जमा पूंजी है, और उसी के साथ मेरी जिंदगी आगे बढ़ रही है। यदि आपको कोई कहे कि आप भारत की जितनी भी युवा पीढ़ी हैं, इनको कोई ऐसा मैसेज दे जो उनकी ज़िंदगी को बदल दे, तो क्या मैसेज आप देंगे? जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। विवेकानंद जी साहब की जो पंक्तियां हैं वही मुझे याद आई और मैं युवा पीढ़ी को यही पंक्तियां समर्पित करता हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने। कहा कि मैं एक लर्नर बनना चाहता हूँ, और सही कहा, चूँकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। बच्चा धीरे धीरे सीखता है, बड़ा होता है, बड़े के बाद में बुढ़ापे में भी वो सीखता है। हर रोज़ हम हर एक फील्ड में या हर जगह कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। आज सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया में लोग कंटेंट वाइज जस्ट लाइक रील्स, सोशल चीज़ों में ज़्यादा बिलीव करते हैं। उन्हें लगता है कि नॉलेज से ज़्यादा एक लोगों को ये दिखाना कि हाँ हम बहुत बड़े हैं या हम बहुत बड़े होस्ट करने वाले हैं, एंकरिंग में हैं या किसी भी फील्ड में। आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया में एक दिखा देना या अपने आप में अपने आप को वैसा बना देना कितना फ़र्क देता है? देखिए, सोशल मीडिया का अपना एक यूज़ है, अपनी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये ट्रू है कि जो जितना सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता है उसके फॉलोअर्स या उस डोमेन में एक बहुत अच्छा काम होता है। बट मैं आपको ये बहुत क्लियरली कहूँगा, फिजिकल इवेंट में बहुत अच्छा परफॉर्म करना और सोशल मीडिया में बहुत अच्छा परफॉर्म करना, दोनों में बहुत डिफरेंस है। आपके इसके जो बीच की कड़ी होती है दैट इज कॉल्ड एज एडिटर। अगर आपका एडिटर अच्छा है तो वो सोशल मीडिया पे आपके रील्स को बहुत अच्छा बना देगा, और अगर आपने फिजिकली बहुत अच्छा परफेक्ट इवेंट होस्ट किया है और आपका एडिटर या आपकी एडिटिंग टीम अच्छी नहीं है तो वो सोशल मीडिया पे ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएगी। बट मुझे ऐसा लगता है कि फिजिकल इवेंट में आप कैसा परफॉर्म कर पा रहे हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर यू।
क्योंकि सोशल मीडिया ठीक है, उसमें एडिटिंग इफेक्ट्स, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसमें 10 कैरेट गोल्ड को 24 कैरेट गोल्ड बनाया जा सकता है, 24 कैरेट गोल्ड को 10 कैरेट गोल्ड बनाया जा सकता है, तो वाइस वर्सा है। बट मुझे ऐसा लगता है कि लोग क्या आपको मार्क्स दे रहे हैं, लोगों की क्या रैंकिंग है दिलों में आपके प्रति, वो सही मायने में सही रिजल्ट है, सही सोशल मीडिया है या सही पैरामीटर है। क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती है, बनावटी होती है, और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी कुछ करो वो नेचुरल करो, आपकी जो वॉइस है उसी में बोलो, ऐसा नहीं बनावटी स्टाइल में कर रहे हो, क्योंकि लोगों को बनावटी चीज़ें पसंद नहीं है। अंकित खंडेलवाल जब किसी भी इवेंट में जाता है या कोई इवेंट उन्हें मिलने वाला होता है तो पहले परिवार से मिलवाया जाता है। परिवार को कब ऐसे बिलीव या फेथ होता है कि हाँ, ये एंकर हमारे शो में जान डाल देगा? कैसे आप उनका फेथ जीतते हैं? देखिए क्या होता है, सबसे पहले कोई भी अगर इवेंट के लिए डिस्कशन होता है, सो हम लोग जो क्लाइंट होते हैं या फैमिली होती है उनके साथ इंटरेक्शन करते हैं, उनसे उनकी रिक्वायरमेंट पूछी जाती है, डिस्कशन होता है कि डेट क्या है, टाइम क्या है, वेन्यू क्या है, अवेलेबिलिटी क्या है। अगर मैं उस टाइम पे अवेलेबल होता हूँ, सो उसके बाद डिस्कशंस किए जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स हमारे आउट ऑफ इंडिया के रहते हैं, एनआरआई क्लाइंट्स होते हैं, तो एनआरआई क्लाइंट्स के साथ इंटरेक्शन वो मिल भी नहीं सकते। आज से 5 ईयर्स या उससे अबाउट टाइम पहले ये होता था कि मीटिंग्स होती थी। अब तो फिजिकल कोई मीटिंग ना के बराबर होती है, जनरली जितनी मीटिंग्स होती है जूम पे या ऑनलाइन मीटिंग्स होती है। सो डेफिनेटली वी प्रेफर ब्रीफिंग्स आल्सो, क्योंकि हर क्लाइंट की अपनी एक अलग डिज़ायर होती है और लाइक्स और डिसलाइक्स होती है। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग कस्टमाइज एंकरिंग करें और क्लाइंट के अकॉर्डिंग करें। जैसे मान लीजिए किसी ब्राइड एंड ग्रूम को पसंद है कि मेरे साथ इंटरेक्शन कीजिए, बहुत बोल्ड होते हैं, ठीक है, और कुछ ब्राइड एंड ग्रूम को लगता है कि प्लीज़ हमसे कुछ मत पूछिएगा, हमें बिल्कुल ऐसा पसंद नहीं है। कुछ फैमिलीज को लगता है कि बहुत जम के डांस करना है, कुछ शाई होते हैं। सो मुझे लगता है कि वो कोई भी इवेंट हो, उस फैमिली के लिए लाइफ टाइम इंपॉर्टेंट इवेंट है। हो सकता है किसी के लिए वो एक इवेंट हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि उस फैमिली के लिए तो जिंदगी भर का त्यौहार है। ये कोई भी डेस्टिनेशन वेडिंग होती है, सो आप ये मान के चलिए, पेरेंट्स के लिए उनके बच्चों की शादी होना जिंदगी का सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है, महाउत्सव होता है। सो मैं उसी तरह से उसी चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए उस इवेंट को होस्ट करता हूँ। और जब आप में खुद में फील आ जाता है कि ये जो शादी है वो शादी नहीं है, उस फैमिली के लिए बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ लाइफ है, तो डेफिनेटली मिराकल्स होते हैं। और वहाँ पे जितने गेस्ट आते हैं, चाहे गेस्ट की एज 1 ईयर हो चाहे 100 ईयर्स हो, वो सब एंटरटेन होते हैं, एंगेज होते हैं और साथ में जम के मस्ती करके जाते हैं। और देखिए लाइफ में टेंशन तो सबके पास है, पड़ोसी सबके यहाँ होते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि ज़िंदगी में जितने मौके मिलते हैं मुस्कुराते रहो। और आपने कहा कि मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है और चेयरफुल फेस रहता है, तो जब मैं मुस्कुराऊंगा तभी तो मैं मुस्कुराहट जो है वो शेयर कर पाऊंगा। बिल्कुल सही कहा आपने। आजकल लोग एंकरिंग को ना एक प्रोफेशन बना करके रख देते हैं। आपको क्या लगता है कि एंकरिंग एक प्रोफेशन है या इमोशंस भी है इसमें? देखिए, प्रोफेशन जो है ना वो हर काम में होता है, बट मैं कहता हूं कि उसको अब सबसे लास्ट में रखिए। सबसे पहले व्हाट इज द नीड ऑफ दैट वर्क, एंकरिंग के अंदर क्या क्या चीजें चाहिए, आप अगर उसे दिल से करते हैं और तो मैं ये कहूँगा कि पूरी कायनात जो है वो आपको सफल बनाने में अपना योगदान देगी। और जब आप किसी भी काम को दिल से करोगे और सफल करोगे, तो डेफिनेटली वो प्रोफेशनल जो है वो आपका हाईली सक्सेसफुल होगा। आपकी अपॉर्चुनिटीज़ की मैं बात करूं तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आप अब तक ले चुके हैं? कितने अवार्ड्स आपको मिल चुके हैं? देखिए बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। अगर नंबर की बात करूं तो मोर देन 150 से ज़्यादा अवार्ड्स मेरे को अभी तक रिसीव हो चुके हैं। अगर नंबर ऑफ इवेंट्स की बात करूं तो 3500 से ज़्यादा इवेंट्स मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड में होस्ट कर चुका हूं। पैन इंडिया में हमने वर्क किया है, देश की जितनी भी सिटीज़ है उसमें हम लोगों को इवेंट को होस्ट करने का अपॉर्चुनिटीज़ मिली। आउट ऑफ इंडिया की बात करूं तो सिंगापुर, मलेशिया, ईस्ट अफ्रीका, केन्या, नैरोबी, नेपाल, पोखरा और भी बहुत सारे देशों में इवेंट को होस्ट करने की अपॉर्चुनिटीज़ मिली। लेकिन जो भी किया दिल से किया, क्योंकि कहते हैं ना कि दिल की आवाज़ दिलों तक ज़रूर जाती है। आपके नज़रिए से सफलता का मूल मंत्र क्या है? सफलता का मूल मंत्र है, या फिर मैं कहूँ कि ज़िंदगी का मूल मंत्र क्या है, थोड़ा सा अगर इसको चेंज करूँ तो खुश रहना और खुशियाँ बांटना। क्योंकि आप कुछ भी कर लीजिए, लोग कहते हैं काम करेंगे, मनी अर्न करेंगे, मनी अर्न करने के बाद इंजॉय करेंगे, इंजॉय करने के बाद क्या, खुश रहना। सो
मैं तो पहले ही डायरेक्टली खुश रहता हूँ और अपना काम करता हूँ, सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाता है। नहीं, ऐसा होता है ना, कुछ लोगों की थिंकिंग होती है, मैं मेरी बात करूँ, मुझे लगता है सफल होना ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये सफलता की परिभाषा क्या है? नहीं, मेरे लिए खुश रहना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन ऐसा होता है कि सफल हो जाएंगे तो सारी खुशियाँ आई थिंक एक साथ मिलने लगे। लोगों की ऐसी थिंकिंग होती है। नहीं, देखिए इसमें दो चीजें हैं। आप खुश रहो और फिर काम करो, या काम करो उसके बाद खुश रहो। तो मुझे ऐसा लगता है आप खुश रहो और फिर काम करो तो ज्यादा प्रोडक्टिविटी आएगी। और ये एक नेचर है, ये आप खुद बना नहीं सकते, या बनावटी चीजें नहीं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप कर सकते हो। तो मेरी लाइफ तो ऐसी ही हो चुकी है कि मैं खुश रहता हूँ। और सबसे अच्छी बात बताऊँ आपको, आज एक सीक्रेट बताता हूँ कि मुझे जिंदगी में कोई दुखी नहीं कर सकता। क्योंकि क्योंकि खुश रहना और दुखी रहना मेरे हाथों में है। मैंने खुश रहने और दुखी रहने का रिमोट किसी और को नहीं दे रखा। लोग कहते हैं ना कि आपको कोई कुछ बोल गया, आपका मूड खराब। अरे वो बोल के गया है तो मेरा मूड क्यों खराब हो? बोल के सामने वाला गया है, मेरा बीपी क्यों राइज हो? परेशान सामने वाला कर रहा है, मैं क्यों परेशान हूं? तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे खुश रहने और दुखी रहने का रिमोट सिर्फ मेरे हाथों में ही रहेगा। मैं ये रिमोट किसी और को नहीं दूंगा। अंकित जी, शादी कब कर रहे हो? कब तक आप मम्मी को परेशान करेंगे? देखिए, बहुत सारे जो सवाल होते हैं वो अनछुए रहते हैं, उनको अनछुआ रहने दें, जिंदगी और प्यारी होती है। कोई ऐसा लाइफ पार्टनर है लाइफ में जो आपको कहीं ना कहीं आपकी सफलता का श्रेय उसको भी जाता है, वो आपको मोटिवेट करता रहता देखिए, है? मेरी सफलता का श्रेय जो है वो मैं मेहनत को, मेरे पेरेंट्स को और साथ में मेरी टीम को देना चाहूँगा, कि जो लगातार दिन रात मेहनत करती है। क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूँ एंकरिंग, इसमें मैं अकेला नहीं हूँ। मेरी पूरी टीम है जो मेरा ट्रैवल मैनेजमेंट देखती है, मेरे सोशल मीडिया को मैनेज करती है, साथ में मैं कब कहाँ रहूँगा, कौन से दिन मेरा कहाँ इवेंट है, इन सबको मैनेज करती हैं। तो ये भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो द क्रेडिट गोज टू all my supporters and family members and my team. अच्छा, शादी के बाद एक लड़के में या किसी व्यक्ति में बदलाव आते हैं, और बदलाव आते हैं तो क्या आते हैं? देखिए, बदलाव तो कभी भी आ सकते हैं। शादी से पहले भी आ सकते हैं, शादी के बाद भी आ सकते हैं। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन पर्सन कि वो कितना बदलता है और कब बदलता ऐसा है। होता है ना कि किसी पुरुष से पूछते हैं, शादी हो गई भाई, हाँ, शादी के लड्डू खाए तो भी पछताए, ना खाए तो भी पछताए, इतनी शादियां आपने करवाई है लेकिन आप अभी भी कुंवारे हैं। देखिए, मैं इसमें इतना ही कहना चाहूँगा कि जो शादी है ना, या कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कह दीजिए, तो उसके बाद आपके पास जिम्मेदारियां आती है। अब इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन योर स्किल कि आप कैसे मैनेज करते हो, कितना मैनेज करते हो और कितना नहीं करते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि सर्दी आई, तो अब कोई पर्सन कैसे रिएक्ट करेगा, किसी की इम्यूनिटी कैसी है। तो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन कि क्या, कितना, कब, कैसे। मूवीज देखते हैं आप? मूवीज देखता हूँ बट बहुत कम देखता हूँ, टू वेरी फ्रैंक। क्योंकि है ना, मेरे टाइम ही नहीं मिल पाता। एंकरिंग इज द ओनली पैशन, उसके बाद अब कुछ बचता ही नहीं। अच्छा, आपके हिसाब से प्यार की डेफिनेशन क्या है? प्यार की डेफिनेशन क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि खुश रहो और खुशियां बांटो, वही प्यार है। और प्यार में रिस्पेक्ट जरूर होनी चाहिए। अभी आपने एक मूवी देखी होगी, रिसेंटली आई है, हर्षवर्धन राणे और सोनम की, एक दीवाने की दीवानियत। उसमें प्यार का जो परवान है, एक दीवाने की दीवानियत देखी गई है, उसमें एक जुनून देखा गया है। हीरो जो एक पॉलिटिशियन होता है, वो हीरोइन के लिए किसी भी हद तक चला जाता है, लेकिन हीरोइन की नफरत इतनी होती है कि वो उसे अंत तक अपनाती नहीं है। वो अपनी जान ही दे देता है लेकिन अपनाती नहीं है। ऐसा फिल्मों में ही होता है कि रियल लाइफ में भी ऐसा देखने को मिलता है? देखिए, रियल लाइफ में जो फिल्मी लोग होते हैं उनका ऐसा जरूर देखने को मिलता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि फिल्मी दुनिया से बाहर निकल के रियल लाइफ को पहचानना चाहिए कि ये सब फिल्मी स्टाइल है जो फिल्मों तक ही अच्छी लगती है। रियल लाइफ में शायद इसकी कोई जगह नहीं है। क्योंकि रियल लाइफ में है ना, शायद आपको जब शादी होती है तो किचन में भी काम करना पड़ता है, बर्तन भी धोने पड़ते हैं, या हस्बैंड को और भी दूसरे काम करने होते हैं, बेबी को भी संभालना पड़ता है। तो शायद ये सब नहीं दिखाया जाता फिल्मों में दिखाया जाता है कि एक राजकुमार था, एक राजकुमारी थी, दोनों की शादी हो गई, दे बोथ आर एंजॉयिंग। सो वो सब ब्ला ब्ला ब्ला, मतलब एक बहुत ग्लैमरस दुनिया दिखाई जाती है। ठीक है। और
उसके पीछे बहुत सारी ब्लैक चीज़ें होती है, वैसे ही रियल जो लाइफ है उसमें प्रॉब्लम्स भी आती है, वो सब फिल्मी दुनिया में नहीं दिखाई जाती। अच्छा, तो आपने इनडायरेक्टली आपके जो भी पार्टनर है उसको इशारा कर दिया कि भाई अगर देख रहे हो फिल्मी दुनिया वाली चीज़ें तो बाहर आ जाओ उस जादू से। खैर, अच्छा, मैं एक बात और जानना चाहूँगी कि आज सोशल मीडिया पर कई तरह के कंटेंट बिकते हैं और मूवीज़, वेब सीरीज़, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ गई है जिससे कि लोग जो है ना डिमोटेड होते जा रहे हैं। जैसे कि सैयारा मूवी आई तो उसने आज के बच्चों को क्या सिखाया कि प्यार, ये चीज़ें, चलो ठीक है प्यार करने का अलग है, लेकिन और भी बहुत सारे ऐसे कंटेंट होते हैं जो छोटे छोटे बच्चों को भी बिगाड़ते हैं। पहले हमारे मम्मी पापा के टाइम जो मूवीज़ होती थी वो हमें बहुत कुछ सिखाती थी, उनके गाने भी एक ऐसे होते थे कि सुनने में भी हमें अच्छा लगता था। और आजकल देखो तो ये बदलता दौर हमें कितना बदल देगा। देखिए, बदलाव हर जगह हो रहा है। अब फिर वही बात है कि आप पे डिपेंड है कि आप कितना बदलोगे, क्योंकि पहले तो दाल बड़ी चूरमा होता था, हमारे मम्मी पापा को बड़ा पसंद आता था। आजकल पिज्ज़ा पास्ता बर्गर भी है। अब वो चॉइस आपकी है कि आप खाओगे या नहीं खाओगे। सो देखिए क्या होता है कि मोबाइल नाम का जो एक यंत्र होता है उसमें सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। अब डिपेंड्स ऑन यू है कि आप कितना देखते हो, क्या देखते हो, कब देखते हो, आपका स्क्रीन टाइम कितना है। यूथ जो है वो एक्सेसिव टाइम देता है। इवन मैं भी बहुत ज़्यादा कई बार रील्स में टाइम इन्वेस्ट कर देता हूँ, पता ही नहीं चलता कि कितना हो गया। और कोशिश करते हैं कि कम देखें, फिर भी जब एक रिमाइंडर आता है एप्पल में कि हाँ आपका स्क्रीन टाइम 4 आवर्स, 3 आवर्स, 5 आवर्स, 6 आवर्स, तो एक अलर्ट फील होता है कि अरे इतना टाइम, 6 आवर्स ए डे, 4 आवर्स ए डे, 3 आवर्स ए डे हम लोग उस पर दे रहे हैं जो कि यूजलेस है। सोशल मीडिया या कोई भी मीडिया हो या कोई भी काम हो, अगर हम एक लिमिट से ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हैं तो वो इन्वेस्ट नहीं है, वेस्ट है। क्योंकि संस्कृत में भी कहा गया है कि अति सर्वथा वर्जिते। कोई भी काम जो अति में कर रहे हैं वो चीज़ गलत है और वो उसका आगे चल के नुकसान ही होगा। तो आजकल आप देखते हैं कि कई बार जो यूथ होता है, युवा पीढ़ी होती है, फिल्मी स्टाइल में या मूवीज़ को देखकर इंस्पायर हो जाते हैं और फिर रील्स बनाने के चक्कर में अपनी जिंदगियां तक दाव पे खो लगा देते हैं। तो ये चीज़ गलत है। हमें कम से कम यूथ को और युवा पीढ़ी को समझाना पड़ेगा कि वो सब रील में ही अच्छा लगता है, आप अपनी लाइफ से खिलवाड़ ना करें। और आपको प्रैक्टिकल समझना पड़ेगा कि लाइफ में प्रॉब्लम्स भी आती है। जनरली मुझे कहा जाता है कि कई बार मेरे पास काउंसलिंग के लिए भी लोग आ जाते हैं, तो वो बोलते हैं कि सर मैं परेशान हूँ। मैंने कहा अच्छा आप परेशान हैं, तो मैंने कहा मुझे इस दुनिया में एक व्यक्ति बता दो जो परेशान नहीं है। परेशान ना हो। तो मैंने कहा मैं आपको टाइम देता हूँ। बोले सर नहीं, वो सोचना शुरू करेंगे। बोले कोई नहीं। तो मैंने कहा एक दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति बता दो जिसको लाइफ में हमेशा सुखी मिला हो, सक्सेस से मिली हो, कभी फेलियर नहीं आया। तो बोले नहीं। तो मैंने कहा जिसको भी लाइफ मिली है, जो भी इस यूनिवर्स में आया है, उसकी लाइफ में अप एंड डाउन आएगा ही आएगा। क्योंकि जो हार्ट बीट है, ईसीजी है, वो अप एंड डाउन ही है। जिसकी भी ईसीजी फ्लैट हो गई वो इस दुनिया से गया। तो लाइफ का एक गोल्डन रूल है कि उसमें अप भी आएगा तो डाउन भी आएगा, दिन भी होगा तो रात जरूर होगी। अगर दिन 365 दिनों का है तो रात भी 365 दिनों की होगी। लेकिन अगर रात है तो दिन आएगा और दिन है तो रात जरूर होगी। ये यूनिवर्स का रूल। बिल्कुल सही कहा। चूंकि मेरा नेक्स्ट सवाल था लेकिन उससे पहले आपने उसका जवाब दे दिया। सुख और दुख एक दोनों पहलू है, अच्छे बुरे सब दिन आते हैं, लेकिन बस वही वाली बात है कि हमें उन्हें समझने का एक नज़रिया होता है कि हम उन्हें कैसे देख रहे हैं। स्ट्रगल लाइफ में सभी की होता है, लेकिन उन्हें स्ट्रगल को कैसे इंजॉय में बदले वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अब तक आपको होस्ट करते हुए लोगों ने देखा, आज हमारे दर्शकों ने आपके अपने बारे में भी बहुत कुछ जाना, पहचाना, आपकी आवाज़ को सुना और ऐसे अनछुए पहलू जो शायद उन्हें नहीं पता था आज पता लग गए। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित जी तमाम जानकारियों के लिए और इतना अच्छा पॉडकास्ट हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहूँगा समाचार प्लस की पूरी टीम का और पूजा जी आपका कि आपने मुझे खास इस पॉडकास्ट के लिए आमंत्रित किया। थैंक यू सो मच।